Hello guys, good evening to all of you. Hope you all are doing well. Myself मुस्कान केदाटा। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं उदारवाद के टॉपिक को, जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 1 का टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उदारवाद के अर्थ को। उदारवाद लिबरलिज्म का हिंदी अनुवाद है। लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के लिबरलिस से बना है, जिसका अर्थ होता है उन्मुक्त यानी स्वतंत्र व्यक्ति। उदारवाद का सिद्धांत सामंतवाद के पतन के बाद अस्तित्व में आया था। उदारवाद की विचारधारा मूल रूप से पश्चिम संसार से संबंधित विचारधारा है। 17वीं शताब्दी में जब सामंती व्यवस्था अपने चरम में थी, तब उदारवादी विचारधारा एक नई राजनीतिक व्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आई थी। इस विचारधारा का आरंभ राजतंत्र के विरोध में एक प्रतिरोध के रूप में हुआ था। उस समय उदारवाद का संपूर्ण सिद्धांत व्यक्ति केंद्रित था। इस प्रकार हम देखें तो उदारवाद का जन्म ऐसी परिस्थिति में हुआ था जब व्यक्ति को एक केंद्रीय विषय नहीं माना जाता था, बल्कि राज्य को एक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त थी। इस समय जो है मध्य युग का अंत हो रहा था और आधुनिक युग का आरंभ हो रहा था। उदारवाद का जन्म उस समय हुआ जब पश्चिमी देशों में पुनर्जागरण का काल चल रहा था। पुनर्जागरण के काल में ईश्वर की सत्ता की जगह वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक जो आधार है उसको मान्यता प्राप्त हो रही थी। इसमें बहुत से सुधार हो रहे थे, धर्म सुधार हो रहे थे। राज्य की जगह व्यक्ति को केंद्रीय विषय माना जाने लगा था। व्यक्ति के विचारों, उनके अधिकारों और उनकी स्वतंत्रताओं को महत्व दिया जाने लगा था। तो आइए जानते हैं उदारवाद से संबंधित परिभाषाओं के बारे में, जिससे हम उदारवाद को थोड़ा और बारीकी से जानेंगे। लॉस्की के अनुसार उदारवाद सिद्धांतों का एक समुच्चय नहीं, अपितु मन की आदत है। ये उदारवाद को कोई सिद्धांत नहीं बल्कि एक आदत के रूप में परिभाषित करते हैं। हैकर के अनुसार उदारवाद राजनीति के शब्दकोश में प्रचलित शब्दावली है, परंतु यह एक साहसी व्यक्ति की स्पष्ट और सुनिश्चित करने की परिभाषा है। यानी इनका सीधा सा तात्पर्य ये था कि जो व्यक्ति साहसी होगा और जिसमें व्यक्ति केंद्रित विचारधारा को स्पष्ट करने की शक्ति और ताकत होगी, वही व्यक्ति उदारवाद से संबंधित माना जाएगा। सार्टोरी के अनुसार उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा और संवैधानिक राज्य का सिद्धांत और व्यवहार है। डेरिक हीटर के अनुसार स्वतंत्रता उदारवाद का सार है। स्वतंत्रता का विचार इतना महत्वपूर्ण है कि उदारवाद की परिभाषा सामाजिक रूप में स्वतंत्रता का संगठन करने और इसके निहितार्थों का अनुसरण करने के प्रभावों के रूप में की जा सकती है। डेरिक हीटर ने उदारवाद को सीधे सीधे किससे स्वतंत्रता से जोड़ लिया था, जो कि शास्त्रीय उदारवाद और नव उदारवाद जैसी विचारधाराओं का मूल भी रह चुका है। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार उदारवाद एक क्रमबद्ध विचारधारा न होकर किसी निर्दिष्ट युग में कुछ देशों में व्यक्त की गई विविधतापूर्ण और परस्पर विरोधी चिंतन धाराओं में युक्त ऐतिहासिक प्रवृत्ति मात्र है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अनुसार उदारवाद के सारे विचार का सार स्वतंत्रता का सिद्धांत है और स्वतंत्रता ही इसका मूल है। इन परिभाषाओं को देखने के बाद हमें पता चलता है कि उदारवाद का मूल रूप स्वतंत्रता में निहित है। व्यक्ति की स्वतंत्रता इसका मूल है। तो आइए उदारवाद की विशेषताओं को जानते हैं। उदारवाद मानता है कि सभी मनुष्य समान है। मनुष्य मूलतः एक अच्छा और सामाजिक प्राणी है। तो उदारवाद के अनुसार जो नैतिक रूप से मनुष्य समान होते हैं और जो है मनुष्य का जन्म भी समान परिस्थितियों में हुआ है, इसीलिए वो समानता की श्रेणी पे परखे जाने चाहिए। इसके साथ ये मानता है कि मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो एक अच्छा व्यवहार होता है और मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। इसके अलावा उदारवाद की विचारधारा मानती है कि व्यक्ति को अपने विकास के लिए कुछ अधिकार
प्राप्त होने चाहिए, जिन्हें किसी भी स्थिति में छीना नहीं जाना चाहिए। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि यदि व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होंगे तो ही व्यक्ति विकास कर सकता है, और व्यक्ति के विकास के लिए राज्य को व्यक्ति के लिए अधिकार सुनिश्चित करने चाहिए। हॉबहाउस ने अपनी पुस्तक लिबरलिज्म में 9 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया। उनके अनुसार ये सभी स्वतंत्रताएं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उदारवाद व्यक्ति की निरपेक्ष स्वतंत्रता का समर्थन करता है। तो इसमें सीधा सा तात्पर्य ये है कि यह व्यक्ति की ऐसी स्वतंत्रता का समर्थन करता है जिसमें किसी भी प्रकार के गैर तर्क युक्त जो भी प्रतिबंध है वो ना हो। यह मानता है कि सरकार वही अच्छी है जो व्यक्ति के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करती है। मूलतः ये जो शास्त्रीय उदारवादी थी उनकी अवधारणा थी, लेकिन नव उदारवादी और समकालीन उदारवादी विचारकों में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता गया। सरकार को आर्थिक उत्पादन, वितरण, विनिमय का नियमन नहीं करना चाहिए, ना ही वस्तुओं का मूल्य निर्धारण और बाजार नियंत्रण करना चाहिए। ये उदारवाद की विशेषता है जो कि शास्त्रीय उदारवाद या परंपरागत उदारवाद, जिसे हम नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं, से संबंधित है। व्यक्ति और राज्य का संबंध परस्पर समझौते पर आधारित है। तो ये मानता है कि राज्य और व्यक्ति का जो संबंध है वो परस्पर समझौते पर आधारित है। यानी जो हॉब्स, लॉक, रूसो ने समझौते के आधार पर राज्य निर्माण की बात की थी, ये यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से उसी प्रकार की बात करता है। अब उदारवाद की कुछ मुख्य मान्यताओं की बात करते हैं जो विशेषताओं से ही जुड़ी हुई है, जिससे हम उदारवाद को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। उदारवाद मानता है कि मानवीय स्वतंत्रता का समर्थन किया जाना चाहिए और मानवीय विवेक में आस्था रखनी चाहिए। तो उदारवाद मानवीय स्वतंत्रता का समर्थन करता है और साथ ही कहता है कि हमें मानवीय विवेक में आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य को पता है अपना अच्छा बुरा क्या है। मनुष्य में इतनी समझ है कि वो अपने अच्छे बुरे, अपने विकास के लिए कार्य कर सकता है। इसके साथ वे प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में भी विश्वास रखता है। जो उदारवाद है वो प्राकृतिक अवधारणा की विचारधारा में विश्वास रखता है। वो मानता है कि प्राकृतिक अवधारणा राज्य से पूर्व भी समाज में प्रचलित थे और जो कि मनुष्य के विकास के लिए ज़रूरी थी, और इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों के आधार पर क्या हुआ, राज्य का निर्माण हुआ। इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए समझौते के आधार पर राज्य को निर्मित किया गया। इस इतिहास और परंपरा का विरोध और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास। उदारवाद इतिहास और परंपरा का विरोध करता है, यानी वो उन परंपराओं और इतिहासों का विरोध करता है जो व्यक्ति केंद्रित नहीं है, जो व्यक्ति को केंद्रित नहीं मानती, व्यक्ति के विकास को बढ़ावा नहीं देती। और साथ ही ये धर्मनिरपेक्षता में भी विश्वास करता है। यह आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है। उदारवाद की यह मान्यता मुख्यतः शास्त्रीय उदारवाद से संबंधित है, जिसमें यह मानती है कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाजार अपनी व्यवस्था में ऐसी जो प्रणाली है स्थापित कर लेती है कि जिससे वो संतुलन खुद स्थापित कर लेती है, उसे राज्य की ज़रूरत नहीं होती। तो वो बाजार उन्मुख जो व्यवस्था है इनका समर्थन करते थे शास्त्रीय उदारवादी। इसके अलावा लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में विश्वास करते थे और लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते थे। उदारवादी विचारक या उदारवादी जो मान्यता है उसमें लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन किया जाता था, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ ही है लोगों का शासन। अब लोगों का शासन है तो लोग तो केंद्रीय विषय होंगे ही, और लोगों के केंद्रीय विषय मानने पर क्या है, वो उदारवाद का लक्षण बन जाता है अपने आप ही। इसीलिए वो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार लोकतंत्र की जो शासन प्रणाली है वो व्यक्ति के विकास के लिए सर्वोत्तम व्यवस्थाएं, सर्वोत्तम अवस्थाएं प्राप्त कराती है। और लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन जो है ये शास्त्रीय उदारवाद की जगह जो आधुनिक उदारवाद है, जिसे हम सकारात्मक उदारवाद है, उसका मुख्य लक्षण है। जो लोक कल्याणकारी राज्य है जिसमें राज्य के हस्तक्षेप को भी मान्यता प्रदान कर दी गई ताकि व्यक्ति के विकास को बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन।
इसका तात्पर्य सीधा सा ये है कि राष्ट्र को आत्मनिर्णय की मतलब कि आत्मनिर्णय के जो अधिकार है वो दिए जाने चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के आत्मनिर्णय कहीं ना कहीं व्यक्ति और उनकी जनता की जो है इच्छा की अभिव्यक्ति होते हैं। यदि व्यक्ति अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करता है तो उसके विकास के जो है पैमाने बढ़ जाते हैं, उसके विकास के अवसर बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जब तक व्यक्ति के मतलब कि व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता, इच्छा व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होगी, आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी, तो व्यक्ति के विकास को हम एक केंद्रीय विषय नहीं बना सकते। व्यक्ति साध्य और राज्य साधन के रूप में उदारवाद की यह मुख्य विशेषता है, मुख्य मान्यता है कि व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन, यानी कि व्यक्ति को ही परिणाम माना गया है, व्यक्ति को ध्यान में रखकर ही राज्य को बनाया गया है। इसीलिए राज्य को साधन माना गया है। किस लिए? व्यक्ति की स्वतंत्रता, विकास की सुनिश्चितता के लिए राज्य मात्र एक साधन है। संवैधानिक शासन में समर्थन, जो उदारवाद की मान्यता है, ये संवैधानिक शासन का समर्थन करती है, क्योंकि संवैधानिक शासन में लोगों की इच्छा का मान रखा जाता है, लोगों को विकास के अवसर दिए जाते हैं। राज्य कृत्रिम संस्था है, राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का विकास है। राज्य कृत्रिम अवस्था है, ये मानती है कि राज्य का विकास या राज्य का निर्माण ही इसीलिए हुआ है ताकि मनुष्य यानी व्यक्ति का विकास और उनका कल्याण हो सके। इसीलिए मनुष्य ने अपने विकास के लिए और अपने को ध्यान में रखकर जो है राज्य को खुद बनाया है। किससे? समझौते से। ये विश्व शांति में विश्वास रखता है। विश्व शांति में विश्वास का तात्पर्य ये हुआ कि जब तक शांतिपूर्ण वातावरण नहीं होगा, व्यक्ति के विकास की सुनिश्चितता को हम नहीं परख सकते। जब तक विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित नहीं होगी, व्यक्ति के विकास को बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए उदारवाद की मान्यता में विश्व शांति की व्यवस्था को बनाए रखा गया है। इसके अलावा हम उदारवाद को बहुत से संदर्भों में देखते हैं, जिसमें मेनली 3 संदर्भ आते हैं: सामाजिक संदर्भ, आर्थिक संदर्भ और राजनीतिक संदर्भ। तो सबसे पहले इन संदर्भों को समझते हैं, उसके बाद हम उदारवाद के प्रकार को जानेंगे। तो सामाजिक संदर्भ में उदारवाद की अगर हम बात करें तो ये मनुष्य को धर्म और नैतिकता के संबंध में स्वतंत्रता प्राप्ति के विषय में बात करती है। व्यक्ति अपने कार्यों में अपनी इच्छा और चेतना से बाधित होना की मतलब कि ये बोलता है कि व्यक्ति अपने कार्यों और अपनी इच्छा में चेतना से बाधित हो, ना कि धर्मांधता और नैतिक बंधन से। यानी ये व्यक्ति की चेतना को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है सामाजिक संदर्भ का उदारवाद। अगर आर्थिक संदर्भ में हम उदारवाद की बात करें तो ये आर्थिक जीवन में स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है। मुक्त व्यापार और उत्पादन की स्वतंत्रता का पक्षधर है ये। इसके अनुसार क्या है, लाइसेंस प्रणाली और आयात निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को दूर किया जाना चाहिए। तो आर्थिक उदारवाद जो है लाइसेंस प्रणाली और आयात निर्यात पर लगे प्रतिबंधों का विरोधी है। इसके साथ साथ आर्थिक संदर्भ के उदारवाद में व्यक्ति अपनी मर्जी से प्राकृतिक साधनों का उपयोग कर सकता है तथा आर्थिक लाभ अर्जित कर सकता है। जो व्यक्ति कैपेबल है वो संपत्ति का अर्जन कर सकता है। तो यहाँ देखा जाए तो हम निजी संपत्ति का समर्थन भी दिखाई पड़ता है। इसके अलावा बात करें हम राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद की, तो राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का समर्थन करता है। यानी जब तक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, जनता अपने प्रतिनिधि को चुन नहीं सकते, और जब तक जनता द्वारा अपनी इच्छा, अपने शासन की भागीदारी की सुनिश्चितता नहीं होगी, व्यक्ति के विकास मात्र एक धूमिल विचार सा लगेगा। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, प्रेस तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता का पक्षधर है। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा तथा विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी समर्थन करता है। अब समझते हैं उदारवाद के प्रकार की। तो मेनली 2 भागों में इनको बांटा जा सकता है, एक नकारात्मक उदारवाद और एक सकारात्मक उदारवाद। तो सबसे पहले समझते हैं नकारात्मक उदारवाद को। नकारात्मक उदारवाद जो है
नकारात्मक उदारवाद जो है 16वीं और 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक रहा था। यानी 16वीं शताब्दी में इसका आरंभ हुआ था और 19वीं शताब्दी तक ये बना रहा था। इसे शास्त्रीय उदारवाद, प्रारंभिक उदारवाद, व्यक्तिवादी उदारवाद भी कहा जाता है। इस प्रकार के उदारवाद में क्या है, हस्तक्षेप की नीति को काफ़ी महत्व दिया गया है, जिस कारण इसे मुक्त बाजार उदारवाद भी कहा जाता है। नकारात्मक उदारवाद पूर्ण रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र से सरकार के हस्तक्षेप का पूर्ण विरोध करता है। यह उदारवाद कर मुक्त स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है। इसके अनुसार राज्य सीमित होना चाहिए। व्यक्ति के द्वारा निजी संपत्ति रखने का जो है उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद, वो समर्थन करता है। नकारात्मक उदारवाद के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्ष लिया जाना चाहिए, यानी ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधर है और धर्म संबंधी कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है और धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानता है। परंपरागत उदारवाद आबाद स्वतंत्रता के साथ रात्रि प्रहरी राज्य का समर्थन करता है। रात्रि प्रहरी राज्य का अर्थ ये है कि राज्य का कार्य केवल यही है कि वे व्यक्ति के जो अधिकार है उसको सुरक्षित रखे, सुरक्षा करे व्यक्ति के अधिकारों की। इसके अलावा राज्य को और कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए क्या है, जो परंपरागत उदारवादी है वो राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। आवश्यक बुराई इसीलिए मानते हैं क्योंकि राज्य बुरा तो है लेकिन आवश्यक भी है, क्योंकि व्यक्तियों की जो अधिकार है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की है। इसीलिए क्या है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। परंपरागत उदारवादी विचारधारा के समर्थकों में जॉन लॉक, स्पेंसर मिल, थॉमस पेन, लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और मार्थर जैसे विचारक आते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन विचारक जॉन लॉक आते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम जो है उदारवाद की विचारधारा को जन्म दिया था। इसीलिए जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। इस उदारवाद का दार्शनिक आधार जो है हॉब्स के विचारों में मिलता है। यानी हालांकि जॉन लॉक जो है उदारवाद के जनक है, लेकिन जो इनसे पहले जो विचारक थे हॉब्स, उन्होंने दार्शनिक आधार पर उदारवाद के विचारों को प्रबल किया था। हॉब्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील और तर्कशील है, वो अपने हितों के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो उन्होंने कहा था कि व्यक्ति विवेकशील है, तर्कशील है और अपने हित, अपने अहित के बारे में स्वयं जानता है और अपने हितों की पूर्ति के लिए साम दाम दंड भेद की नीति को भी अपना सकता है। यानी कि जब वो मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था एक ऐसी अवस्था थी जो अशांति की अवस्था थी, जहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो नियम है वो चलता था, जिसमें व्यक्ति अपने हित की पूर्ति के लिए किसी भी स्थिति तक, किसी भी हद तक जा सकते थे। तो इस प्रकार से क्या है, उदारवाद के जो नकारात्मक रूप का जो दर्शन है वो हम हॉब्स के विचारों में देख सकते हैं। इसके अलावा जो जॉन लॉक है, ये उदारवाद के जनक इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने पूर्ण सत्तावादी राज्य का विरोध किया और साथ में सीमित और संवैधानिक शासन का समर्थन किया। लॉक ने संसदीय सरकार का समर्थन करते हुए संसद के द्वारा ही कर रोपण का निर्धारण होना चाहिए, इस बात का समर्थन किया। तो ये मानते हैं कि सरकार क्या है, सीमित होनी चाहिए और संवैधानिक होनी चाहिए। सीमित इस दृष्टि में होनी चाहिए कि वो व्यक्ति के अधिकारों का हनन न कर सके, और संवैधानिक इस दृष्टि में होनी चाहिए कि उसमें व्यक्ति की इच्छा और उनकी जो विकास के जो लक्षण है वो विद्यमान हो। लॉक के द्वारा राज्य का समर्थन लॉक के द्वारा हस्तक्षेप राज्य का समर्थन करने का अर्थ था कि लॉक व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रमुखता दे रहे हैं। तो यहाँ सीधा सा तात्पर्य ये है कि लॉक ने भी हस्तक्षेप राज्य का समर्थन किया है, यानी राज्य की हस्तक्षेपवादी प्रवृत्ति का समर्थन किया है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रमुखता दी है।
इसीलिए लॉक राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, यानी ज़रूरी तो है बट बुराई भी है। उनके द्वारा नकारात्मक राज्य और पुलिस राज्य का समर्थन किया गया है। नकारात्मक राज्य वही राज्य होता है जो व्यक्ति के अधिकारों में बाधा नहीं बनता, यानी कि व्यक्ति को अबाध स्वतंत्रता प्राप्त होती है। और पुलिस राज्य का अर्थ ये होता है कि भाई उसका कार्य केवल सुरक्षा तक सीमित होता है, उसमें विकास कार्य करने की कोई शक्ति नहीं होती, उसको विकास के कार्य करने की कोई मान्यता प्राप्त नहीं होती। लॉक अपने प्राकृतिक अधिकारों के द्वारा संवैधानिक सरकार का समर्थन करते, उसमें विश्वास दिखाते हैं। तो लॉक ने जब अपने प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी, जिसमें वो संपत्ति के अधिकार, जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, तो उसमें वे क्या कहते हैं कि इन सब में भी जब हम समझौता कर रहे हैं तो भी व्यक्ति के अधिकार अफेक्ट नहीं होने चाहिए। व्यक्ति को क्या है, अपनी स्वतंत्रता के अधिकार, अपनी संपत्ति के अधिकार मिलने चाहिए। इसमें वो संपत्ति के अधिकार को सबसे ज़्यादा प्रमुख मानते हैं और संपत्ति के आधार की सुरक्षा के लिए ही राज्य के निर्माण के लिए समझौते की सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं कि वो निजी संपत्ति का भी समर्थन करते हैं। लॉक का शास्त्रीय उदारवाद मानता है कि समाज और राज्य कृत्रिम है, जिसका निर्माण व्यक्ति द्वारा अपने हित के लिए हुआ है। जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए मेनली जो है राज्य का निर्माण हुआ था। इसके साथ परंपरागत जो उदारवादी है, उन्होंने राज्य और आर्थिक गतिविधियों के मध्य जो है विभेद किया था, यानी उनका तात्पर्य था कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप आर्थिक गतिविधियों में नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका निर्धारण बाजार के आधार पर होना चाहिए। बाजार में ऐसी शक्तियाँ निहित होती है जो कि वहाँ पर संतुलन स्थापित कर सके, जो कि आर्थिक असंतुलन की स्थिति में भी संतुलन स्थापित कर सकती है। इसीलिए इनको राज्य को बाजार और अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शास्त्रीय उदारवाद से संबंधित है एडम स्मिथ की विचारधारा, जिसे हम अदृश्य हाथ की संकल्पना कहते हैं। उन्होंने क्या कहा, व्यक्ति को आर्थिक आधार पर खुला छोड़ देना चाहिए और समूचे समाज के हित के लिए यही सही होगा कि व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता में अबाध छोड़ दिया जाए, यानी कि उसमें बाधा नहीं दी जाए। तो इन्होंने भी इसी बात का समर्थन किया है कि भाई बाजार में ऐसी शक्तियाँ शामिल होती है जो कि बाजार में असंतुलन की स्थिति में संतुलन स्थापित कर सकती है। इसके अलावा बेंथम ने भी उदारवाद को बताया है। उदारवाद के संबंध में उन्होंने उपयोगितावाद की जो अवधारणा दी है, इन दोनों को उन्होंने क्या है, संबंधित बताया है। बेंथम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का मूल उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा सुख अर्जित करना होता है। तो इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सुख को जोड़ दिया था। वहीं ये कहते हैं कि ऐसी शासन प्रणाली और राज्य ही बेहतर होता है जहाँ पर लोगों की अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जा सके। जिस राज्य में व्यक्ति के सुख का निर्धारण नहीं हो सकता, वे राज्य अच्छा राज्य नहीं होता। वे राज्य अपने जो अस्तित्व, अपने जो बनने के जो आधार को वो है सफल नहीं कर पाता है। यानी कि इसका सीधा सा तात्पर्य है कि अगर राज्य व्यक्ति के सुखों में वृद्धि नहीं करता तो उस राज्य का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। अगर राज्य व्यक्ति की सुखों में वृद्धि कर रहा है तो वह राज्य होना अवश्यंभावी हो जाता है, यानी कि वो थोड़ा आवश्यक हो जाता है। शास्त्रीय उदारवाद लोकतंत्र के प्रयोग पर लोगों की स्वतंत्रता को संरक्षित करने और बढ़ाने में जोर देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र को साधन और व्यक्ति को साध्य मानते हैं। तो इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि लोकतंत्र हो गया, चाहे राज्य हो गया, चाहे समाज हो गया, ये सभी साधन के रूप में है, जबकि जो व्यक्ति है वही एकमात्र साध्य है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति का विकास ही साध्य है। अब जो परंपरागत उदारवाद है उसकी आलोचना भी हुई है, जिसके आधार पर हम
सकारात्मक उदारवाद के जो उदय का कारण देख सकते हैं। उदय के जो क्या कारण रहे कि सकारात्मक उदारवाद अस्तित्व में आया, इसको जानने से पहले हम परंपरागत उदारवाद की आलोचना को समझते हैं, जिससे हम समझ सकेंगे कि सकारात्मक उदारवाद की विचारधारा की आवश्यकता क्यों हुई। तो जो परंपरागत उदारवाद की आलोचना का एक आधार ये है कि इसमें व्यक्ति और समाज का त्रुटिपूर्ण वर्णन किया गया है। व्यक्ति को अणु के रूप में देखा गया है जो समाज से पृथक है। अणु के रूप में देखा गया है जो समाज से पृथक है, यानी इसका तात्पर्य ये है कि वो समाज का अंग तो है लेकिन समाज से फिर भी भिन्न है, क्योंकि वो साध्य है। ठीक है, और साध्य है तो समाज का ये कर्तव्य है कि भाई वो व्यक्ति के हित में कार्य करे। इसमें क्या है, नकारात्मक उदारवाद में क्या है, पूंजीपतियों और मध्य वर्ग को महत्व दिया गया है। ये नकारात्मक उदारवाद जो है मूलतः पूंजीपतियों और मध्य वर्ग का दर्शन है, जिसमें सामान्य हित की संकल्पना का अभाव पाया जाता है, यानी सबके हित का अभाव पाया जाता है। जिस प्रकार हम देखें कि आजकल जो नीतियाँ बनती है तो वो हालांकि सबके हित के लिए बनती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसका जो लाभ है वो निम्न वर्गों को नहीं मिल पाता। तो वही हिसाब किताब यहाँ पर आता है कि ये बोलते हैं कि भाई पूंजीपति और मध्य वर्ग का हित देखता है, ये सामान्य हित की तो बात ही नहीं करता, क्योंकि सामान्य हित के विषय में ये कोई ऐसा प्रभावी विचार ही नहीं देता। ये व्यक्ति को बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र छोड़ देने की बात करता है। इससे क्या है, समाज की भलाई होगी ये मानता है। लेकिन ये अवधारणा भी त्रुटिपूर्ण लगती है, क्योंकि अगर व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो जो सक्षम व्यक्ति है वो निर्धन और निर्बल व्यक्तियों पर अपना आधिपत्य स्थापित करेगा। जैसा जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो नियम था वो यहाँ पर कहीं ना कहीं लागू हो जाएगा। जो सक्षम व्यक्ति है, जो प्रभुत्वशाली व्यक्ति है, जो प्रभावशाली व्यक्ति है, वो क्या है, अपनी स्थिति को उच्चतर करने के लिए क्या है, अन्य व्यक्तियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए यह अवधारणा थोड़ी सी त्रुटिपूर्ण लगती है, क्योंकि समाज में सभी की स्थिति समान नहीं होती। इसका एक और लक्षण ये भी है कि समाज में सब समान तो होते नहीं हैं, कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा। तो अमीर क्या करेगा, गरीब को खरीदने की कोशिश तो करेगा ही। अगर सिंपल वर्डों में हम समझें आज, तो आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे राजनीति में वोट के लिए, अगर राजनीति वोट की हो तो उसमें निर्धन लोगों का फ़ायदा उठाया जाता है, ये करके कि उन्हें कुछ आर्थिक सहायता दे देंगे हम, तो उससे क्या है कि उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है, किसके द्वारा, सक्षम व्यक्तियों के द्वारा। तो इस प्रकार से उदारवाद जो है, नकारात्मक उदारवाद की इस आधार पर आलोचना की गई। अब जानते हैं सकारात्मक उदारवाद के बारे में, जो उदारवाद का दूसरा प्रकार है। तो इसका जो आरंभ है वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से आज वर्तमान तक चला आ रहा है। हालांकि वर्तमान में इसका स्वरूप भी कुछ थोड़ा सा भिन्न हो गया है। इसे आधुनिक उदारवाद की संज्ञा भी दी जाती है। आधुनिक उदारवाद सार्वजनिक हित के पक्ष में व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है। तो नकारात्मक उदारवादी जहाँ पे राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करते थे, तो वहीं सकारात्मक उदारवादी, आधुनिक उदारवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि भाई जो ये है अबाध रूप से व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना राज्य और व्यक्ति दोनों के हित में नहीं है। इसीलिए ये हस्तक्षेप के सिद्धांत को वापस लाया गया था। सकारात्मक उदारवाद ने ही लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। लोक कल्याणकारी राज्य ऐसा राज्य होता है जो व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य करता है। इसमें व्यक्ति के विकास के लिए योजनाएं निश्चित की जाती है, व्यक्ति को अधिकार, स्वतंत्रताएं एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है। आधुनिक उदारवाद निजी संपत्ति पर अंकुश और पूंजीपतियों पर रोक लगाने का समर्थन करती है। जिस प्रकार नकारात्मक उदारवादी निजी संपत्ति का समर्थन करते थे, तो वहीं पे आधुनिक उदारवादी क्या करते हैं, निजी संपत्ति पर अंकुश लगाने की बात करते हैं। क्योंकि क्या है, जो संपत्ति का जो
विचार है, जो संपत्ति की विचारधारा है, इसके आधार पर भी समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है। समाज में खाई उत्पन्न हो जाती है, अमीर गरीब की खाई। अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा, तो इससे क्या है, समाज में ये असंतुलन की स्थिति पैदा होगी। इसीलिए आधुनिक उदारवादी जो है निजी संपत्ति पर कुछ अंकुश लगाने की बात करते हैं। सकारात्मक उदारवाद अल्पसंख्यकों, वृद्धों और दलितों के विशेष हितों को विकसित करने पर बल देते हैं। ये मानते हैं कि भाई समाज में ऐसे वर्ग है जो अल्पसंख्यक है, जो निम्न वर्ग है, जो दलित वर्ग है, तो और जो सक्षम नहीं है एक तरीके से, तो उनके लिए क्या है, राज्य को कार्य करना चाहिए और राज्य को कार्य करना भी पड़ता है, क्योंकि वो लोग तो इतने सक्षम है नहीं, अपने हित में वो कार्य नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, एक मानसिक रूप से सही और एक मानसिक रूप से थोड़ा सा विकृत है, ठीक है। तो मानसिक रूप से जो अस्वस्थ व्यक्ति है वो अपना अच्छा बुरा कैसे जानेगा, उसके लिए तो राज्य को ही कार्य करना पड़ेगा। और जो स्वस्थ है, मानसिक रूप से अच्छा व्यक्ति है, उसको पता है अपने अच्छे बुरे के बारे में, तो उसके विषय में अगर राज्य हस्तक्षेप ना भी करे तो भी चलेगा। लेकिन जो असक्षम व्यक्ति है उसके लिए तो राज्य को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है ये विकास में आई थी। इस विचारधारा के अनुसार क्या है, ये तार्किक हस्तक्षेप के साथ साथ कल्याणकारी राज्य को समर्थन देते हैं। आधुनिक उदारवाद के समर्थकों में कौन कौन से विचारक है? टी.एच. ग्रीन, लॉस्की, टॉनी, हॉबहाउस, मैकाइवर और केन्स। सकारात्मक उदारवादी नैनी राज्य का समर्थन करते हैं। नैनी राज्य का तात्पर्य यहाँ से राज्य से है जो व्यक्ति के विकास के लिए कार्य करती है, व्यक्ति के हित में कार्य करती है। इसमें चाहे फिर व्यक्ति के निजी क्षेत्र, निजी तो नहीं, व्यक्ति के जो स्वतंत्रता के क्षेत्र में है उसमें हस्तक्षेप भी किया जाए तो वो भी तार्किक दृष्टि से सही होगा। अगर सही और तार्किक प्रतिबंध है तो वो सही होंगे, ये सकारात्मक उदारवादी मानते हैं। सेबाइन के अनुसार शास्त्रीय उदारवादी विचारधारा का संशोधन मिल, ग्रीन और स्पेंसर ने किया। मिल और ग्रीन कल्याणकारी राज्य को आवश्यक मानते हैं। ये आवश्यक राज्य की बात करते हैं, जहाँ पर जो नकारात्मक उदारवादी है वो राज्य को आवश्यक बुराई मानते थे, तो वहीं पे जो आधुनिक उदारवादी सकारात्मक उदारवादी है ये राज्य को आवश्यक अच्छाई मानते हैं। जे.एस. मिल पहले उदारवादी विचारक थे जिन्होंने व्यक्ति और राज्य के मध्य समाज नामक तीसरे महत्वपूर्ण तत्व की पहचान की थी। मिल ने ही सर्वप्रथम कल्याणकारी राज्य का आधार रखा था, क्योंकि उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को आवश्यक माना था। यानी कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों पर थोड़ा सा नियंत्रण भी होना चाहिए ताकि समाज में असंतुलन स्थापित ना हो। अपनी रचना प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में उन्होंने कहा था कि राज्य का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना आवश्यक होता है। मिल स्वतंत्रता को सामाजिक वस्तु मानते हैं। जे.एस. मिल का मानना है कि राज्य के द्वारा लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जैसे वर्तमान समय में हम देखते हैं ना कि कहीं पे कैंप्स लग रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लग रहे हैं, वो एक तरीके से क्या है, वो कल्याण के लिए ही हो रहे हैं। वो किसी हित के मतलब कि वो व्यक्ति के हित के लिए हो रहे हैं, वो किसी प्रॉफिट के लिए तो नहीं हो रहे हैं ना। जैसे कि सफाई अभियान होते हैं, वो भी समाज के हित को ध्यान में रखकर हो रहे हैं, वो भी पर्यावरण के हित को ध्यान में रखकर हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये राज्य की सकारात्मक पहल है व्यक्ति के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये तात्पर्य ऐसा है कि भाई अगर राज्य का विकास होगा तो व्यक्ति का विकास भी तो होगा ही, तो वहीं पे व्यक्ति के विकास के लिए भी बहुत सी सुविधाएं हो रही है। अगर मैं आजकल ऐसे हिम केयर कार्ड्स हो गए, आयुष्मान भारत के जो कार्ड्स हो गए, उसकी भी बात करूं तो वो भी कहीं ना कहीं आधुनिक उदारवाद से ही संबंधित दिखाई देते हैं हमको, क्योंकि वो क्या है, व्यक्ति की कल्याण को ध्यान में रखकर बनाई गई योजनाएं हैं। तो इस प्रकार हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में
जो है उदारवाद को समझ सकते हैं। अपने निजी जीवन के जितने एग्जाम्पल्स हम लेंगे उतनी अच्छी तरीके से हम इन विचारधाराओं को समझ सकते हैं। तो इसीलिए बीच बीच में मैंने ये एग्जाम्पल दिए ताकि आपको समझ आ सके कि एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस क्या है। टी.एच. ग्रीन ने परंपरागत उदारवाद में विद्यमान राज्य और व्यक्ति के मध्य विरोधाभासों को दूर किया। तो टी.एच. ग्रीन जो नकारात्मक उदारवादियों ने राज्य और व्यक्ति को बहुत अलग अलग बता दिया था, उसके जो विरोधाभास है उसको दूर किया टी.एच. ग्रीन ने। ग्रीन के अनुसार व्यक्ति मूलतः सामाजिक प्राणी है, यानी समाज के बाहर व्यक्ति का विकास संभव नहीं हो सकता। उन्होंने उदारवाद को सामान्य हित और भलाई की संकल्पना से जोड़ दिया। परंपरागत अणुवादी समाज की संकल्पना में ने ग्रीन को अस्वीकृत किया, यानी कि जो अणुवादी संकल्पना थी वो ग्रीन द्वारा अस्वीकृत की गई। उसने माना कि व्यक्ति समाज से भिन्न नहीं है, व्यक्ति समाज का ही अंग है और समाज में रहकर ही उसे विकास करना पड़ता है और समाज में रहकर ही वो अपना विकास कर सकता है। तो ग्रीन के अनुसार उदारवाद किसी विशेष वर्ग का दर्शन नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज से संबंधित विचारधारा है। सकारात्मक उदारवादी विचारकों ने राज्य को आवश्यक अच्छाई माना, जो मैं आपको पहले बता चुकी, जिसमें राज्य की नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। यानी कि जो भी व्यक्ति के सामने बाधाएं आती है उसका निवारण कौन करता है? राज्य करता है। तो राज्य हस्तक्षेप भी करता है और विकास के अवसर भी प्रदान करता है। हॉपहाउस ने भी सकारात्मक उदारवाद का समर्थन किया है अपनी पुस्तक लिबरलिज्म में, जो कि 1911 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा लॉस्की ने भी उदारवाद के सकारात्मक पक्ष का समर्थन किया है। लॉस्की ने उदारवाद के राजनीतिक स्वरूप और समाजवाद के आर्थिक स्वरूप को मिलाने का प्रयास किया, यानी कि उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक उदारवाद के मिश्रित स्वरूप की बात की थी। लॉस्की ने व्यक्ति को आर्थिक आधार पर जो है अधिकार दिए जाने चाहिए, इसकी बात की थी। व्यक्ति को आर्थिक अधिकार दिए जाने चाहिए और उसके द्वारा ही व्यक्ति का विकास हो सकता है, ये लॉस्की मानते हैं। जॉन स्कीन्स ने भी अपनी रचना द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के द्वारा अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का समर्थन किया है। सेबाइन के मतानुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से उदारवाद और लोकतंत्र एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। जॉन रॉल्स व डॉर्किन ने भी कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया है। रॉल्स क्या मानते हैं कि उनमें न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक वस्तुएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। डॉर्किन मानते हैं कि अपंग व्यक्तियों के कल्याण के लिए विशेष सुविधाएं और पेंशन योजना का प्रबंध किया जाना चाहिए, पेंशन योजना चलाई जानी चाहिए। अमर्त्य सेन के अनुसार राज्य का कार्य लोगों की क्षमता में वृद्धि करना और उनका मानवीय विकास करना है। तो इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं हम एग्जाम्पल से। अगर हम समझें तो गरीब और अमीर वर्ग के लोगों की बात करें तो जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से निम्न वर्ग का है, तो उसके विकास के लिए राज्य को क्या करना पड़ेगा? राज्य को हस्तक्षेप करके आर्थिक क्षेत्र में ऐसी नीतियां लानी पड़ेगी जो उसके केंद्र में हो, यानी उसे केंद्र में रखकर हो, ना कि जो पहले से संपन्न है उसको केंद्र में रखकर। फॉर एग्जाम्पल गरीबों के लिए, जैसे कि गरीबों के लिए मुफ्त राशन की सुविधा हो, तो ये क्या है? वो सिर्फ गरीबों के लिए हो ताकि उनका स्तर और उनकी जो मूलभूत आवश्यकताओं की वृद्धि को बढ़ाया जा सके, उनके विकास को क्या है जो उच्च वर्गों के समान लाया जा सके और उच्च और निम्न वर्ग की जो है खाई को कम किया जा सके। तो मुफ्त राशन का जो विचार है वो गरीब वर्ग के लिए है, लेकिन अमीर वर्ग के लिए मुफ्त राशन का विचार नहीं होगा, क्योंकि वो सक्षम है, उसके पास इतनी क्षमता है, उसके पास इतने साधन है कि वो भोजन की उपलब्धता की सुनिश्चितता को तय कर सकता है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से अगर हम समझते हैं तो ये है कि रोटी कपड़ा मकान मेन बेसिक चीज़ है। किसी व्यक्ति के पास अगर रोटी कपड़ा मकान जैसी मौलिक जो
मूलभूत आवश्यकता है वो भी नहीं होगी, तो राज्य को उसमें हस्तक्षेप करके क्या करना पड़ेगा, उसे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ेगी, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बेसिक चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यही बोलता है। जैसे वर्तमान में हमारे संविधान में क्या किया गया, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण की व्यवस्था भी क्या है, एक सकारात्मक उदारवाद का लक्षण ही दिखाई देता है उसमें, क्योंकि उसमें जो निम्न वर्ग है उनको उच्च वर्गों के समान लाने के लिए, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या है, आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था के द्वारा ही क्या है, जो निम्न वर्ग के व्यक्ति है वो राजनीति में अपनी भागीदारी की सुनिश्चितता को तय कर पाए। इसके अलावा क्या डॉर्किन बोलते हैं कि अपंग व्यक्तियों के कल्याण के लिए विशेष सुविधाएं होनी चाहिए। हाँ, ये भी ठीक है कि भाई जो अपंग व्यक्ति है उनके लिए विशेष सुविधाएं होनी चाहिए। पेंशन जो योजना है आजकल, अगर पेंशन योजना की बात करें, वृद्धों को पेंशन योजना की बात करें, तो वो भी सकारात्मक उदारवाद का ही लक्षण है। इसके अलावा अमर्त्य सेन, राज्य का कार्य लोगों की क्षमताओं में वृद्धि करना है, उनका मानवीय विकास करना है, यानी कि व्यक्तियों को अधिक से अधिक क्षमता विकास के अवसर दिए जाने चाहिए। तो सकारात्मक उदारवाद के लक्षण हम अपने आसपास देख सकते हैं, जिसमें राज्य के ऐसे कल्याणकारी कार्य देख सकते हैं, जिसमें सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो गई, स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो गई, गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था हो गई। जैसे बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं ना, बीपीएल में जो राशन मिलता है, डिपो राशन जो मिलता है, उनको वो कम रुपए में मिलता है। ठीक है, तो वो किस लिए है, ताकि बीपीएल के जो लोगों को है बिलो पॉवर्टी लाइन से अबव पॉवर्टी लाइन में लाया जा सके। ठीक है, तो ये सकारात्मक उदारवाद के लक्षण है। इसको हमारी जो संविधान की भाषा में क्या कहा जाता है, सकारात्मक कार्यवाही या फिर संरक्षित भेदभाव की जो भावना है वो सकारात्मक उदारवाद में ही निहित है। अब बात करते हैं नव उदारवाद की। नव उदारवाद को नव दक्षिणपंथ की नव दक्षिणपंथ भी कहा जाता है, नव दक्षिणपंथ की विचारधारा भी कहा जाता है। नव उदारवादी विचारधारा में मुख्य रूप से 3 दृष्टिकोण आते हैं, स्वेच्छातंत्रवादी, समतावादी और समुदायवादी। स्वेच्छातंत्रवादी शास्त्रीय उदारवाद से प्रेरित होकर सीमित सरकार, रात्रि प्रहरी राज्य का समर्थन करते हैं। स्वेच्छातंत्रवादियों का मुख्य तर्क है कि परिस्थितियों की समानता को हासिल करने के लिए कल्याणकारी राज्य का खर्च बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें राज्य की दखलंदाजी बढ़ती है, जिससे स्वतंत्रता की हानि होती है और समानता की चढ़ाई में स्वतंत्रता फिसल जाती है। तो इनका सीधा सा तात्पर्य ये है कि जब समाज में 2 लोगों को, जैसे मैंने बात की थी अभी उच्च और निम्न वर्ग की बात की थी, तो अगर ये बोलते हैं कि भाई अगर आप निम्न वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्य करने जाते हैं तो इससे क्या है, राज्य का खर्च बढ़ता है, और इतना ही नहीं, राज्य क्या है, व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, क्योंकि अगर उसे व्यक्ति के कल्याण में मदद करनी है तो उसे हस्तक्षेप तो करना होगा। तो स्वेच्छातंत्रवादी मानते हैं कि भाई इससे राज्य की दखलंदाजी बढ़ती है, और क्या होती है, दखलंदाजी बढ़ेगी तो जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की हानि होगी। इसमें एक महत्वपूर्ण वाक्य ये बोला कि समानता की चढ़ाई में स्वतंत्रता फिसल जाती है। इसका तात्पर्य ये है कि जब समाज सब लोगों में समानता लाने की बात करता है, निम्न और उच्च वर्गों को समान आधार प्रदान करने की बात करता है, समान आधार पर लाने की बात करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या है, स्वतंत्रता की हानि होती है। ये स्वेच्छातंत्रवादी मानते हैं। इनके समर्थक में हेयक, नॉजिक, बर्लिन, फ्रीडमैन, मुरे, रॉथबार्ड आते हैं। हेयक ने नव उदारवाद पूंजीवाद का बौद्धिक सिद्धांत दिया, इसीलिए हेयक को नव उदारवाद पूंजीवाद का बौद्धिक जनक भी कहा जाता है। हेयक ने अपनी रचना संवैधानिक स्वतंत्रता, जो कि 1960 में आई थी, में नव उदारवाद विचारधारा का आधार रखा, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी माना। वही बात है कि अगर आप समानता स्थापित करने जाएंगे तो क्या है, स्वतंत्रता की हानि होनी ही है। तो इसीलिए दोनों विचार साथ साथ नहीं चल सके।
सकते, ये स्वेच्छातंत्रवादी विचारक मानते हैं। हेयक के अनुसार लोगों में भिन्न भिन्न योग्यताएं होती है जो संपदा में विषमता लाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप दो व्यक्तियों को 100-100 रुपये दे देते हैं, तो उस 100-100 रुपये का उस व्यक्ति ने किस तरीके से प्रयोग करना है वो उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। अगर 100 का वो 1000 बना रहा है तो वो उसकी योग्यता है, उसकी निपुणता है। और वहीं वो 100 को 0 बना देता है तो वो भी उसकी योग्यता या फिर उसकी पर्सनल जो चॉइस है वो मान सकते हैं हम उसको। तो ये मानता है कि भाई इसी के कारण जो है संपदा में भिन्नता आ जाती है। कुछ लोग इतने सक्षम होते हैं जो 100 का 1000 बना सकते हैं और कुछ लोगों में ये योग्यता होती नहीं कि वो 100 को बढ़ा सके, ठीक है, 100 रुपये की वृद्धि कर सके। इसमें उन्होंने व्यक्तिवादी, अणुवादी और बाजारवादी व्यवस्था को पुनर्जीवित किया। हेयक ने कल्याणकारी राज्य का समर्थन नहीं किया। उनके अनुसार यह विधि के शासन और कुशलता के विरुद्ध है, क्योंकि व्यक्ति के मध्य अतार्किक भेद किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि अमीरों की जो संपत्ति है उस पर कर लगाने की बात करते हैं और गरीबों को कर मुक्त व्यवस्था की बात करते हैं, तो ये इस तरीके की व्यवस्था को उचित नहीं मानते। ये मानते हैं कि इससे जो व्यक्ति के जो स्वतंत्रता है उसका हनन होगा। इसमें कौन सी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है? जिस पर हम कर लगा रहे हैं, जिसकी संपत्ति पर हम कर लगा रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता का तो हनन हो रहा है ना। तो यही बात हेयक करते हैं। हेयक ने बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य अभावग्रस्त लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाए। ठीक है, ये तो मानते हैं कि अभावग्रस्त लोगों के लिए लोगों को सुविधाएं, राज्य को सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, लेकिन फिर भी ये क्या है, हस्तक्षेप को उचित नहीं मानते। इसमें क्या देखने को मिलता है हमको? अन्याय और दुर्भाग्य, दो चीज़ें देखने को मिलती है हेयक के विचार में। हेयक मानते हैं कि अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर होता है। गरीब लोग दुर्भाग्य के शिकार होते हैं, अन्याय के नहीं। ये मानते हैं कि जो गरीब है वो दुर्भाग्य का शिकार है, अन्याय का नहीं। नव उदारवादियों में नॉजिक अतिवादी विचारक है, जिन्होंने राज्य के विरुद्ध न्यूनतम कार्यों का मतलब कि समर्थन किया है। राज्यों के बिल्कुल न्यूनतम कार्यों का समर्थन करते हैं नॉजिक। उनके अनुसार राज्यों को कोई कल्याणकारी कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को व्यक्ति के किसी भी कार्य में, विकास कार्य में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। उसे केवल सुरक्षा का कार्य करना चाहिए, वही बहुत है, वही सीमित है। उसके अनुसार व्यक्ति अपनी क्षमता और प्रतिभा का स्वामी है और अपने द्वारा जो भी अर्जित की गई वस्तुएं हैं, संपत्तियां, उस पर उसका स्वामित्व हो जाता है। इस प्रकार नॉजिक क्या है, संपत्ति के अधिकार का समर्थन करते यहाँ दिखाई पड़ते हैं। तो रॉबर्ट नॉजिक ने अणुवादी समाज को स्वीकार किया और तर्क दिया कि समाज का जो अस्तित्व है वो व्यक्ति से पृथक नहीं हो सकता। तो रॉबर्ट नॉजिक के विचार में ये देखते हैं कि जो समाज है वो व्यक्ति से है, व्यक्ति समाज से नहीं। उन्होंने राज्य के कार्य को केवल सुरक्षा तक ही सीमित रखा। नव उदारवादी विचारक में फ्रीडमैन भी आते हैं, जिन्होंने क्या कहा, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली और स्वतंत्रता में सह संबंध पाया जाता है। उनके अनुसार स्वतंत्रता वहीं पर संभव है जहां पर आर्थिक प्रणाली में पूंजीवाद हो। पूंजीवाद में क्या है, व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार होता है ना, तो वही बात करते हैं कि व्यक्ति की को संपत्ति का अधिकार हो, उनको संपत्ति अर्जन करने का अधिकार हो। ये नव उदारवादी विचारक मानते हैं। फ्रीडमैन बाजार और सीमित सरकार का समर्थन करते हैं। जैसे बाजार में कोई हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है और सीमित सरकार को सीमित कार्य करने चाहिए, इस बात का समर्थन फ्रीडमैन करते हैं। इसके अलावा नव उदारवाद की दूसरी विचारधारा जो है वो समतावाद है। समतावाद को कल्याणकारी राज्य उदारवाद भी कहा जाता है। तो जहाँ हम स्वेच्छातंत्रवाद को हम जहाँ पर नकारात्मक उदारवाद के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, तो वहीं समतावाद को सकारात्मक उदारवाद के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। 1970 के बाद उदय हुए इस सिद्धांत में स्वतंत्रता की बजाय समानता और कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया गया है। इसके समर्थक रॉल्स है, मैकफर्सन है, अमर्त्य सेन है, एमी गटसन, अनर्सन है। तो समतावादी जो विचारक है वो धन संपदा, मान मर्यादा
और प्रचलित विषमताओं को कायम नहीं रखना चाहते। समतावादियों के अनुसार मनुष्य के लिए समान अवसर, अधिकार, लाभ और सकारात्मक कार्यवाही के लिए कोई तार्किक आधार नहीं होता है, मतलब कि ये खोजते भी नहीं है और होता भी नहीं है। इसके अनुसार क्या होता है, विषमता और भेदभाव ही राज्य की कार्यवाही का आधार उपलब्ध कराते हैं। ये मानते हैं कि व्यक्ति जो समाज में विभिन्न व्यक्ति है उनमें जो है अमीर गरीब यानी कि उनमें भेदभाव और विषमता पाई जाती है, तो इसी के आधार पर राज्य को क्या है कार्यवाही करनी चाहिए। मैकफर्सन ने सकारात्मक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हुए व्यक्ति को समाज का हिस्सा माना। मैकफर्सन ने स्वतः व्यक्तिवादी जो मूल विचारधारा है उसको भी एलेबोरेट किया था। इस विचारधारा के अनुसार राज्य को गरीब और असहाय लोगों का समर्थन करना चाहिए। जो गरीब है और असहाय है उनके जो विकास के लिए राज्य को कार्य करना चाहिए, उनके विकास के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, ये समतावादी विचारक मानते हैं। जॉन रॉल्स समतावादी विचारधारा के समर्थक है। इसके बाद नव उदारवादी विचारधारा की सबसे लास्ट विचारधारा समुदायवादी विचारधारा आती है। समुदायवादी विचारधारा उदारवाद के व्यक्तिवादी दृष्टिकोण की बजाय सामुदायिक सहयोग, मित्रता, भ्रातृत्व और नागरिक समाज पर बल देता है। इसमें क्या है, समुदाय को मुख्य मान लिया जाता है। इसके समर्थकों में माइकल सैंडल, माइकल वॉल्जर, विल किमलिका, ब्रायन बेरी, बेंजामिन बार्बर और चार्ल्स टेलर जैसे विचारक आते हैं। तो ये था उदारवाद का पूरा टॉपिक जिसे हमने डिटेल में कवर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आइए इसके बाद समझते हैं अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उसमें उदारवाद के कुछ क्वेश्चंस आए हैं। आप इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। रॉल्स के सिद्धांत में न्याय उचितता का विचार का प्रवाह है व्यक्ति से, समाज से, राज्य से या फिर राष्ट्र से। इसके अलावा इसमें एक ये अभिकथन दिया गया है, इसमें बताना है कि कल्याणकारी राज्य की परिभाषा के बारे में क्या सही है। यह एक ऐसा राज्य होता है जो अपने नागरिकों को विस्तृत स्तर पर सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करवाता है। यह एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के बीच समझौता है। कल्याणकारी राज्य किसी भी प्रकार के मानवोचित और प्रगतिशील समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करता है। कल्याणकारी राज्य निजी क्षेत्र के उत्प्रेरकों इंसेंटिव्स को हटाए बिना जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की गारंटी देता है। तो जो क्या बोलते कल्याणकारी राज्य है इसमें से कौन सा कल्याणकारी राज्य का लक्षण है ये बताना है आपको। इसके अलावा इनमें से कौन से सकारात्मक उदारवादी है आपको ये बताना है। एजी लॉस्की, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। आधुनिक उदारवाद के किस पहलू में, जो आधुनिक उदारवाद है किस पहलू में विश्वास नहीं रखता। सामाजिक उदारवाद में, सकारात्मक स्वतंत्रता में, पालने से कब्र तक कल्याण में या फिर न्यूनतम राज्य में, किस चीज़ में ये विश्वास नहीं रखता ये आपको बताना है। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन बचता है, इसमें प्रारंभिक उदारवाद को सीबी मैकफर्सन किस प्रकार अभिलक्षित करते हैं। किस प्रकार अभिलक्षित करते हैं, स्वतः उदारवाद के रूप में, कल्याणवादी के रूप में, परहितवादी के रूप में या विकासात्मक रूप में। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप सही देंगे और आपको सारे क्वेश्चन के आंसर अभी पता चल गए होंगे। तो ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।